उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गंगासर, जहां मिट्टी की सड़कों पर अब भी पगचाप सुनाई देती है और बिजली आज भी भरोसे की चीज नहीं है। आज की रात औरों से अलग थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में दिया और लालटेन जलाने लगे। और इसी अंधेरी बारिश में गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी के नीचे 4 बच्चे जमा हैं। बच्चे गीले टीन की छत के नीचे सिमटे बैठे हैं। डर और उत्सुकता चेहरे पर है। बरसात अब बूंदों से तेज धार में बदल चुकी है। देखो ना, रोज का यही नाटक है। शाम होते ही लाइट चली जाती है और फिर रामबली चाचा आते हैं और उनकी डरावनी कहानी शुरू। पिछली बार वाली याद है? कुएं वाला पिशाच। उस रात मैं सच में टॉयलेट जाने से डर गया था। तुम सब डरपोक हो। वो सब चाचा के बनाए किस्से हैं। कोई भूत वूत नहीं होता इस दुनिया में। तू मजाक कर, पर याद रख, गांव में हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। तभी दूर से आती टॉर्च की हल्की रोशनी दिखती है। देखो, रामबली चाचा आ रहे हैं। बुजुर्ग लेकिन मजबूत कंधे पर भीगा हुआ गमछा और हाथ में पुराना टॉर्च। ये थे रामबली चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग डाकिया, जिनके पास हर गांव का किस्सा होता। उन्हें देखकर चारों बच्चे उठ खड़े हुए। नमस्ते चाचा, आज तो हम सोच रहे थे आप नहीं आएंगे। अरे बेटा, बरगद की छांव और तुम लोगों की बातें ना हो तो मेरी शाम अधूरी रह जाती है। आज कुछ नया सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो। पर पक्का होना चाहिए चाचा। ये मत हो कि वो बस कोई सपना हो। चाचा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गंभीर भाव आ गया। वो धीरे से बैठ गए, दिए की लौ के पास चेहरा किया और बोले, बेटा, जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं। वो एक रात थी जब मैंने मौत को करीब से देखा। और अगर मैं उस रात एक गलत कदम बढ़ा देता तो आज तुमसे ये किस्सा सुनाने के लिए जिंदा ना होता। चारों बच्चे अब पूरी तरह चुप। बारिश की बूंदें अब भी छप्पर पर गिर रही थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बारिश अब भी जारी है। चारों तरफ हल्का अंधेरा है। केवल दिए की टिमटिमाती लौ में सबके चेहरे किसी पुरानी तस्वीर की तरह दिख रहे हैं। चाचा की आवाज़ धीमी हो जाती है, पर असरदार। ये बात तब की है जब मैं 22 साल का था। जवान, जोश से भरपूर, डाकघर में नई नई नौकरी मिली थी। उन दिनों चिट्ठियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन से शहर जाना पड़ता था। और लौटते हुए उस दिन ट्रेन अचानक 4 घंटे लेट हो गई थी। मुझे पता था अगली सुबह गांव में पुराने ठाकुर साहब का 13वीं संस्कार था और मेरी ड्यूटी थी कि उनके बेटे की सरकारी मनी ऑर्डर समय पर पहुंचे। इसीलिए चाहे जितनी भी रात हो गई हो, मुझे उसी रात गांव लौटना था। जब ट्रेन से उतरा तो स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। केवल एक पुराना चौकीदार जो खांसते हुए अपनी कुर्सी पर झुका बैठा था। इतनी रात गए कौन चलता है इस रास्ते से? उसने पूछा था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, डाक का काम है चाचा, रुक नहीं सकता। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, तो ध्यान रखना बेटा, आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। उस समय उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन अब समझता हूं। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला
हवा की रफ्तार तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जंगल को झकझोर दिया हो। आसमान में बिजली बार बार कौंध रही थी और हर बार एक पल को दिन जैसा उजाला होता, फिर अंधेरा और गाढ़ा लगने लगता। स्टेशन से गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रात के उस पहर वो रास्ता किसी श्मशान से कम नहीं लग रहा था। दोनों ओर सिर्फ खेत, बीच में कीचड़ से सना संकरा रास्ता, और उस पर मेरे जूतों की छप छप करती आवाज। हर कदम के साथ पानी घुटनों तक उछल रहा था। तभी कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आई। वो आम भौंकने वाली नहीं, जैसे कोई दर्द में छटपटा रहा हो या कोई परछाई देख ली हो। कुछ ही पल बाद बाईं ओर के खेतों से सियारों के हुंकारने जैसी आवाजें आने लगीं, और अचानक दाईं ओर किसी झाड़ी से कुछ सरसराया। मैंने रुककर ध्यान से सुना। कहीं कोई सांप या कोई जानवर भागा था शायद। हवा अब जैसे फुसफुसा रही थी, कान के पास आकर अजीब सी गूंजती आवाजें देती। और मेरे भीतर अजीब घबराहट होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था। मैं बस आगे बढ़ता जा रहा था, कीचड़ में फिसलते, पानी में भीगते, डर को निगलते हुए। और तभी गांव से एक कोस पहले, उस मोड़ पर जहां पीपल का पुराना पेड़ है, मुझे एक साया दिखा। लाल साड़ी पहने, बाल भीगे हुए, चेहरा झुका हुआ और हाथ में एक पुराना थैला। मुझे लगा कोई औरत है, शायद गांव की ही होगी, बारिश में फंस गई होगी। मैंने पूछा, बहन जी कहाँ जा रही हैं इस बारिश में? उसने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखा, एकदम खाली आंखों से। फिर बोली, आप कुटवा जा रहे हैं ना? मैंने हाँ कहा। वो बोली, मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, साथ चलें? अब गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, अनजान हो या जानकार, साथ चलने में हर्ज नहीं। तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेरे साथ चलते चलते वो औरत बिना आवाज के चल रही थी। न उसके कदमों की आहट थी, न छींटों की शिकायत, बस जैसे वो हवा में तैरती हुई चल रही हो। और फिर अचानक वो रुक गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो पेड़ों की तरफ इशारा कर रही थी। वो देखिए, वहाँ मेरी छतरी गिर गई है, क्या आप उठा देंगे? अब बारिश में कोई छतरी गिरे तो वो तुरंत दिख जाती है, पर मैंने देखा वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने कहा, वहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे जानवरों के दांत हों। और फिर वो बोली, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं तो हर रात आपके गांव की छांव में रहती हूँ। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ भर गई। मैं एक कदम पीछे हट गया और तभी एक बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा वो औरत अब औरत नहीं थी। उसका चेहरा
उसका शरीर, वो कोई इंसान नहीं थी। और मैं समझ गया, मैं जिसे अपनी ही समझकर साथ ला रहा था, वो छांव वाली औरत थी जो गांव में बरसों से लोगों को घेरती रही थी। और आज उसकी बारी मेरी थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो समझ गया ये औरत नहीं, कुछ और है। वो हंस रही थी, अजीब सी हंसी, जैसे किसी कुएं से गूंज कर आ रही हो। और उसकी परछाई उसकी देह से उलटी दिशा में चल रही थी। मैं एक पल भी वहां रुक नहीं पाया। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद दौड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मेरे पीछे चलने लगी थी। बारिश अब फिर से तेज हो चुकी थी। अंधेरे में मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर एक पुराना बांस का रास्ता था जिसके पार जाकर शायद गांव की सीमा शुरू हो जाती। मैं उस रास्ते पर दौड़ा तो पर वो बांस का रास्ता मनहूस माना जाता था। लोगों का कहना था कि वहां पुराने ज़माने में किसी तांत्रिक की मौत हुई थी और रात को उसकी आत्मा बांस की जड़ में घूमती है। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। पीछे से वो औरत अब भी अपनी कविता दोहरा रही थी। और उसकी आवाज कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से। कभी तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे कानों के अंदर गा रही हो। दौड़ते दौड़ते बांस की फिसलन भरी जमीन पर मैं गिर पड़ा और जैसे ही गिरा वो परछाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने देखा उसके पैर उलटे थे, बाल कीचड़ में घिसटते जा रहे थे, पर उसके चेहरे पर हंसी वैसी ही थी। वो बोली, मैं यहीं रहती हूँ। जो मेरी छांव में आए वो फिर सूरज नहीं देखता। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। लेकिन उसी वक्त बांस के झुरमुट में एक झोपड़ी का छोटा सा दरवाजा दिखा, जैसे जान बची हो। मैं उसी तरफ दौड़ा। पीछे से वो चिल्लाई, वो दरवाज़ा तुझे बचा नहीं सकता। मैं उसकी देह में रहती हूँ। पर मैं भागा और झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। और पूरी रात मैं उस झोपड़ी में दुबका रहा। दरवाजे के बाहर लगातार बारिश की आवाज आती रही और कभी कभी वो कविता भी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सुबह जब मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जगह जो रात में बांसों से ढकी झोपड़ी लग रही थी, असल में वीरान खेत था। कोई झोपड़ी थी ही नहीं, सिर्फ कुछ अधजली लकड़ियां, राख और मिट्टी के ऊपर बिखरे पुराने पत्ते। वहां पास में एक पुरानी पत्थर की पटिया मिली, उस पर कुछ खुदा था। मिट्टी साफ की तो देखा महातांत्रिक सोमदत्त का साधना स्थल, जिसने सूर्य के प्रकाश से मुंह मोड़ा और छांव में निवास चुना। नीचे एक और पंक्ति उभरी, जो भी इस छांव में आए वह छांव का हिस्सा बन जाए। मतलब चाचा, वो कोई तांत्रिक की आत्मा थी, लेकिन वो औरत क्यों दिख रही थी? क्योंकि कहते हैं सोमदत्त ने अपनी अधूरी तांत्रिक साधना के लिए एक बालिका की बलि दी थी, लेकिन उसकी आत्मा वहां कैद हो गई और उसी दिन से वो छांव में बस गई। वही बालिका जिसका साया उलटा था, जो कविता पढ़ती थी, वही छांव वाली आत्मा जिसकी आंखों में अब भी अधूरी मुक्ति की तलाश है, जो हर बार किसी राहगीर को अपनी छांव में लाकर उसकी देह में समाने की कोशिश करती है ताकि उसे मुक्ति मिल सके या कोई उसका स्थान ले ले। शायद मैंने उस रात झोपड़ी में छुपकर उसकी मुक्ति टाल दी,
लेकिन अगली बारिश में वो फिर किसी को बुलाएगी अपनी अधूरी साधना पूरी करवाने के लिए। इसीलिए बेटा, कभी रात को बांस वाले रास्ते पर मत जाना, और अगर कोई छांव बुलाए तो जवाब मत देना।